इस समय विद्यार्थियों के मन में तमाम किस्म के कंफ्यूजन, एक सरकारी विश्वविद्यालय में जाएं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। ये सब लोग आईआईटी चाहेंगे लेकिन आईआईटी सबको मिल नहीं सकता, एनआईटी चाहेंगे एनआईटी सबको मिल नहीं सकती। एक्सेसिबिलिटी तो सॉल्व हो गई है ऑनलाइन से, अब अफोर्डेबिलिटी का है Right. क्योंकि आज भी क्वालिटी एजुकेशन महंगी है, कॉस्टली है। आज टीयर 2 टीयर 3 से कई सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो 97-96% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं पर अफोर्ड नहीं कर सकते सर, इसलिए ऑनलाइन मोड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। क्या बाधाएं रही हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर इस देश में? हमारी पॉपुलेशन ही है जो हमारे लिए एडवांटेज भी है और हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है। क्या एडवाइस है आपके पास उन विद्यार्थियों के लिए जो कंफ्यूज है? ट्रेंड्स को चेज मत करो, सेल्फ अवेयरनेस पर ध्यान दो, रास्ता मिल जाएगा। आपका अपना प्लेटफॉर्म है कॉलेज में, विद्यार्थियों की इन शंकाओं का समाधान करने के लिए क्या मेथड अपनाते हैं? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हम फिर से आपके सामने पेश हुए हैं कैजुअल टॉक के एक और संस्करण के साथ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं एक शिक्षक हूं और ये जो मई जून का समय है, हम लोगों के पास लगातार फ़ोन आते हैं। पिछले 25 सालों से ये हो रहा है कि लगातार फ़ोन आते हैं और मज़ेदार बात है, ये फ़ोन रिसर्च के बारे में नहीं होते और एक परेशानी भरी चीज़ से होते हैं। और ये होता है कि सर, हमारे बच्चे को एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज चुना जाए, कौन सा कोर्स चुना जाए, ऑफलाइन किया जाए या ऑनलाइन किया जाए। ये मई जून जुलाई के समय में लगातार पूछे जाने वाला सवाल है हम टीचर्स को से। और ऐसे में मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो इन सारी चीज़ों में गहरे गले तक डूबे हुए हैं। तो स्वागत कीजिए रोहित गुप्ता जी का। रोहित गुप्ता जो कि कॉलेज विद्या जो प्लेटफॉर्म है उसके कर्ता धर्ता हैं, सीईओ हैं और फाउंडर हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैजुअल टॉक में। प्लीज सिट डाउन में। थैंक यू विजेंद्र जी, बड़ा वॉर्म वेलकम के लिए थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मान लीजिए इस बातचीत को हमें कोई टाइटल देना होगा, कोई बातचीत, इसका कोई नाम रखना होगा, क्या शीर्षक देंगे? सर मैं दूंगा एक्सपेरिमेंट ब्रेकिंग द मोल्ड, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक। थैंक यू फॉर मेंशनिंग इट, बिकॉज कंफ्यूजन इज समथिंग जो कि आजकल की पीढ़ी को, खास तौर से जो पढ़ाई लिखाई की दुनिया में जा रही पीढ़ी है, उसको वाकई उनको उसको पर्सोनिफाई करता हुआ शब्द है। इस पीढ़ी के पास बहुत सारे विकल्प हैं और शायद कोई विकल्प नहीं, एक साथ दोनों चीज़ें हैं। विद्यार्थी को लगता है कि आप सैकड़ों किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जब वहाँ जाने की कोशिश करता है तो समझ में आता है कि उनमें से बहुत सारे अलग अलग वजहों से वायबल नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कैसे कैसे रोहित गुप्ता के मन में ये आया कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसे आप सॉल्व कर रहे थे? सर मैंने आइडेंटिफाई किया था कि और ये प्रॉब्लम जिसकी हमने बात करी, ये आज की पीढ़ी की नहीं, ये मेरे ख्याल से हर पीढ़ी की रही है। हमारे क्योंकि माँ बाप एक ऐसी लड़ाई में थे जहाँ पे हमें बेसिक सर्वाइवल उन्हें देना था, रोटी कपड़ा मकान। वो इतना नहीं ध्यान देते थे हमारी एजुकेशन पे, हमारे करियर पे। वो हमें बेसिक नीड्स देने में ही लगे हुए थे। तो हमारी कभी अपने माँ बाप से बात नहीं हुई कि हमारा आगे करियर प्लानिंग क्या है, हमें क्या करना है। हमें बताने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आज भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया अगर उस समय सही मुझे बता दिया होता तो मैं आज कुछ और होता। तो ये कन्फ्यूजन पहले भी थी और आज भी थी। 12वीं के बाद में समझ नहीं आता था कि करना क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे बताने वाले सिर्फ मेरे दोस्त रहते हैं या मेरे कुछ सीनियर्स रहते हैं जिन्हें खुद भी अच्छे से नहीं पता होता। तो यही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत थी कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी हो। और इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन मिली तो हम डिसाइड कर सकते हैं, हमें फिर भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन काफ़ी होना बहुत कुछ नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे होना काफ़ी कुछ नहीं है, हमें एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होती है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म को बनाया जाए जहाँ पे इंफॉर्मेशन, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, स्टूडेंट्स आएँ बेस्ड अपने बैकग्राउंड पे देखें और तैयार करें कि अपने आप हमको करना क्या है आगे। तो रोहित, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी में ऐसा क्या था जिसके चलते आपको यह रास्ता, दिस पर्टिकुलर पाथ, आपको लगा कि यही आपका रास्ता होगा? व्हाट इज देयर इन योर ओन स्टोरी? मैंने सर 12th करी कॉमर्स में और मुझे कॉमर्स के बाद में बीकॉम मैथ्स करना था। मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ देहरादून से। मैं दिल्ली आया वापस, तो दिल्ली आके पता चला कि यहाँ पे आप डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है, पढ़ना है।
कट ऑफ सिस्टम था उस समय कि आपके Exactly. जितने मार्क्स आए हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ निकलते थे, कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3। तो मेरे 72% मार्क्स आए थे, मुझे बीकॉम में एडमिशन लेना था और लास्ट कट ऑफ में मेरा नंबर आया बीए के लिए, आर्ट्स के लिए, जो कि मैंने चूज नहीं की थी, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मैंने बेमन बीए पूरी करी अपनी। तो ये प्रॉब्लम मुझे ना हमेशा सताती थी कि ऐसा मेरे साथ हुआ है तो ऐसा लाखों करोड़ों बच्चों के साथ होता है हर साल, इसको सॉल्व कैसे किया जाए सर। तो इसका यही विकल्प निकला कि एक जगह लाए और सारे बच्चों को पता चले कि क्या क्या ऑप्शन मेरे पास है, मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। क्या वास्तव में ऐसी कोई किसी की प्रॉब्लम आपने सॉल्व की भी, ऐसी कोई कहानी जो आपको लगता हो कि हाँ ये एक सक्सेस स्टोरी है, ये मेरा प्लेटफॉर्म बनाना सार्थक हो गया? सर अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, एक डिलीवरी बॉय आया हमारे ऑफिस कुछ डिलीवरी करने के लिए, एक फ्राइड राइस डिलीवरी करने आया। तो उसने हमारा जब नाम देखा बिल्डिंग के बाहर तो उसने बोला गार्ड से कि अरे मैंने भी तो यहीं से काउंसलिंग ली थी। तो वो गार्ड इतना समझदार था कि वो गार्ड उसको मेरे तक लेके आया सर। गुलाम अली नाम है उसका, बिहार के चंपारण से है वो। आज डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, पर हमेशा से उसका मन था कि कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी में कुछ किया जाए। जब मैंने उससे ये सुना सर कि बिहार के एक छोटे से गांव से रहने वाला बच्चा साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो लगा कि ये डिलीवरी बॉयज भी हैं जिनको पढ़ाई करने का मन है। ऐसा नहीं है कि ये आप पूरा दिन डिलीवरी करना चाहते हैं, ये भी पढ़ाई करना चाहते हैं। 4 साल पहले सर उसने 12th की थी, 4 साल से वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। जैसे तैसे उसने पैसे जोड़े और ऑनलाइन गया और आज सर वो बीसीए कर रहा है। तो वो दिन मेरे लिए इतना इमोशनल था सर। उस दिन लगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल चीज करी, कुछ पा लिया, कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ। तो आज सर वो करीबन 8-9 घंटे डिलीवरी का काम करता है, 3-4 घंटे ऑनलाइन पढ़ता है। जब उसको टाइम मिलता है बीच में रोक के, क्योंकि वो बता रहा था कि रेस्टोरेंट जब वो जाते हैं तो आधा घंटा कई बार वेट करना पड़ जाता है, तो आधे घंटे भी सर वो अपनी पढ़ाई करता है। और मैं बहुत श्योर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो गुलाम अली जरूर अपना करियर कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी में बना पाएगा। हम सब लोगों की तरफ से गुलाम अली, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। ये जो विद्यार्थियों को एडमिशन लेने का जो रास्ता है, इस समय विद्यार्थियों के मन में तमाम किस्म के कन्फ्यूज़न होते हैं, जिनमें से एक कन्फ्यूज़न तो ये है कि वे एक सरकारी विश्वविद्यालय में जाएं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं। जाहिर है कि सब लोग आईआईटी चाहेंगे, लेकिन आईआईटी सबको मिल नहीं सकता। एनआईटी चाहेंगे, एनआईटी सबको मिल नहीं सकती। किसी को टियर 2 में जाना पड़ेगा, टियर 3 में जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को ऑनलाइन में जाना पड़ेगा। क्या ये एक हायरार्की है? क्या ये एक पद सोपान है कि अच्छे बच्चे आईआईटी में जाएंगे, कम अच्छे बच्चे एनआईटी में जाएंगे, बाकी लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, जो बेचारे कहीं नहीं जा पाएंगे वो ऑनलाइन जाएंगे? या आपको लगता है कि नहीं, ये पहले था, अब इसका इरादा बदल रहा है, ऐसे लोग भी ऑनलाइन या दूसरे मॉडल्स में जा रहे हैं जो चाहते तो दूसरे कॉलेजेस में भी जा सकते थे? सर 3-4 साल पहले की बात करूं तो ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन में 80+ स्कोर या 90+ % स्कोर वाले बच्चे नहीं आते थे सर। ठीक है। आज टियर 2, टियर 3 से कई सारे ऐसे बच्चे हैं सर जो 97-96% मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, पर अफोर्ड नहीं कर सकते सर, इसलिए ऑनलाइन मोड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसी जगह रहती, देखिए सर एक्सेसिबिलिटी तो सॉल्व हो गई है ऑनलाइन से। अब जब ऑनलाइन है तो एक्सेसिबिलिटी का तो सवाल रहा नहीं है। पहले एक्सेसिबिलिटी का भी था कि मैं बहुत छोटे से गांव में रहता हूँ और मैं पढ़ने नहीं जा सकता, पर आज वो एक्सेसिबिलिटी का तो सवाल खत्म हो गया है। अब अफोर्डेबिलिटी का है, क्योंकि आज भी क्वालिटी एजुकेशन, ये बोलने में बड़ा दुख है सर कि महंगी है, कॉस्टली है आज भी क्वालिटी एजुकेशन। मुझे बताइए कि हम लोग, मैं तो एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, और हम लगातार इस बात के लिए संघर्ष करते हैं कि सबसे सही समाधान तो है कि सरकार सही मायने में फंडिंग करे और सभी लोगों को, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके। लेकिन लगता नहीं कि हम जल्दी ही कोई निकट भविष्य में इस गोल को, इस लक्ष्य को पा सकते हैं। क्या बाधाएं रही हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर इस देश में? मुझे लगता है सर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन ही है जो हमारे लिए एडवांटेज भी है और हमारे लिए डिसएडवांटेज भी है। गवर्नमेंट पिछले 50 सालों से बहुत काम कर रही है सर, बहुत सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज बनी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज बनी, पर आज भी उस पॉपुलेशन को पूरा ग्रैब करना आसान नहीं है। इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स आए सर इसमें,
और जब प्राइवेट प्लेयर्स आए तो वो थोड़े से एजाइल भी रहे, थोड़े से एग्रेसिव भी रहे और वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी रहे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल अपने साथ में एक लेगेसी लाते हैं सर, क्रेडिबिलिटी लाते हैं, एक ट्रस्ट लाते हैं। पर अगेन प्राइवेट अपने साथ में एक एजाइलिटी लाते हैं, एग्रेसिव लाते हैं, इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज़ें लाते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये जो हम जब बात करते हैं क्वालिटी की और थोड़ा सा कॉस्टली होने की, तो प्रीमियम तो क्वालिटी पैसा लाएगा सर। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में जो रैंक 1 यूनिवर्सिटी है वो सबसे महंगी है सर। जब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं अमेरिकन की, तो जो टॉप 100 है, जो रैंक 1 पे है, वो सबसे महंगी है। वो चाहते हैं कि क्वालिटी तो हम प्रोड्यूस करें, पर उसी से प्रोड्यूस करें जो कमिटमेंट के साथ आए। लेकिन ऐसे में जिस बिहार के बच्चे की आपने बात की, या दूर दराज के भी, आप तो राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में भी ऐसा देखने को मिलता है, दूर दराज गाँव के बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। क्योंकि सही बात यह है कि आपने जो कहा कि पॉपुलेशन बढ़ी है, राइट, जाहिर है पॉपुलेशन भी बढ़ी है, लेकिन जो डिमांड फॉर एजुकेशन है वो पॉपुलेशन के अनुपात से ज़्यादा बढ़ी। यानी कि एजुकेशन, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन पिछले 20 साल में डबल हो गई होगी, तो कॉलेज की एजुकेशन की डिमांड शायद 5 गुना 10 गुना हुई होगी। क्योंकि तो जो लोग पहले हायर एजुकेशन को एस्पायर नहीं करते थे, अब वो भी हायर एजुकेशन एस्पायर करते हैं, या शायद मजबूरी हो गई है क्योंकि अब रोजगार की संभावनाएं और उन पर संकट है। मुझे बताइए कि ये जो स्थिति है, ये जो अफोर्डेबिलिटी नहीं होना है, उसे ऑनलाइन आपके हिसाब से कैसे एड्रेस करता है? सर ऑनलाइन रेगुलर के हिसाब से, मतलब जहाँ हम डेली कॉलेज जाते हैं उसके 1/10 के कॉस्ट में आती है। आई मीन यहाँ पे कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं है, जो कि 2/3 ऑफ द कॉस्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ऑनलाइन के अंदर क्योंकि आपको इंफ्रा नहीं चाहिए, तो ये 1/10 एक तो बच्चों की फीस कम होगी, फिर उनका शहर में जाके रहना नहीं पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा। तो ये शहर महंगे होते हैं अक्सर, अगर कोई दिल्ली आता है, मुंबई आता है, तो महंगे शहर हैं। और बेस्ट पार्ट है सर कि इसमें फैकल्टी वही मिल जाता है आपको, फैकल्टी वही मिलती है जो रेगुलर में पढ़ाती है आपको, तो नॉलेज बेस वही मिलता है, फैकल्टी पढ़ाने वाली वही मिलती है। ये सबसे शानदार चीज़ है ऑनलाइन की। लेकिन जिस गरीबी, जिस वंचन की हमने बात की थी, वो जाहिर है कि डिजिटल डिवाइड में भी दिखाई देता ही है। डिजिटल डिवाइड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जब बताने के लिए कि कहाँ इंटरनेट का एक्सेस, डिजिटल एक्सेस जो है वह बड़े शहरों में, अच्छी जगहों में बेहतर है, और दूर दराज के इलाकों में या गरीब लोगों के लिए वह अनअफोर्डेबल है या कम बेहतर है। डिजिटल डिवाइड को ऑनलाइन एजुकेशन में आपके हिसाब से पिछले कुछ सालों में क्या बदला है कि आप ये कह सकें कि ऑनलाइन एजुकेशन अब अधिकांश लोगों के लिए एक्सेसिबल है? सर अब क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में इतना ज़्यादा हो गया, इतना तेज से हुआ है कि आज मुझे लगता है कि कोने कोने तक इंटरनेट फैल गया है, और ये इंटरनेट की ही पावर है, ये टेक्नोलॉजी की पावर है जिससे सर हम लोग इसको अचीव कर पा रहे हैं ऑनलाइन को, कि देश के कोने कोने तक आज अब वो स्पीड मैटर नहीं करती है। आज आप देखोगे ई मित्र के बेसिस पे हर गांव ऑनलाइन है। पहले एक लेबर को अपने गांव पैसा भेजने में कितनी मुश्किल होती थी, आज 1 मिनट में पैसा उसका पहुंच जाता है क्योंकि इंटरनेट है। तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को मीट किया, इसलिए हम लोग इस एक्सेसिबिलिटी को का जो चैलेंज है वो ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन अगर इस पूरे प्रोसेस को देखें तो इसका मतलब तो ये है कि अल्टीमेटली जो व्यक्ति पढ़ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन में, वह इफेक्टिवली एक वीडियो देख रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों में जब हम मान लीजिए प्रॉपर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन वाली डिग्री की बात करते हैं, या फिर दूसरी कंपैरिजन कीजिए कि उसी तरह के विषयों पर यूट्यूब से अपने खोज कर वीडियोस को देख लिया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? सर पहले डिग्री इनफ होती थी मेरे हिसाब से जॉब लेने के लिए। एक डिग्री मिल गई तो मैं जॉब ले सकता हूँ। मैं आज कहता हूँ कि डिग्री इनफ नहीं है, डिग्री के साथ में स्किल्स भी चाहिए मुझे। मैं जब ऑनलाइन पढ़ता हूँ और मैं साथ में काम भी करता हूँ तो मैं एक्सपेरिमेंट भी कर पाता हूँ, जो मैंने पढ़ा और जाके मैंने उसको लागू किया। एक बच्चा है जो कॉलेज जाता है और वो अभी काम नहीं करता, और एक है जो आज काम भी कर रहा है और जो ऑनलाइन भी पढ़ रहा है। और मैं एक छोटे से गाँव से, छोटे से शहर से आता हूँ और मैं ऑनलाइन में कई शहरों के बच्चों को देख पाता हूँ। कॉन्फिडेंस मेरे में तभी आ पाता है जब मैं उनसे बात कर पाता हूँ। ऑनलाइन अगेन जैसे कि नॉलेज लेना ऑनलाइन में मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे दुनिया भर में इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, पर मैं किस जगह पे क्या इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है सर। अभी अपनी डिग्री की बात की, अभी हाल में एक बड़ा हम अकादमिक दुनिया में एक शोर मचाता हुआ आर्टिकल आया जिसने ये कहा कि डिग्रियों का अंत
अब बस हुआ चाहता है। इफेक्टिवली वी आर लुकिंग एट डेथ ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब है कि कुछ समय के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल में ऐसी स्थिति आएगी कि डिग्री, कागज की डिग्री जो थी उसका महत्व बहुत कम हो जाएगा। मुझे बताइए कि आपकी क्या समझ है, आप इंडस्ट्री को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, क्या वास्तव में जिन डिग्रीज को हम अब तक जीवन मरण का प्रश्न बनाते रहे हैं, आपको याद होगा कि हम लोगों के माता पिता जब के समय में जब कोई डिग्री लेता था तो उसे फ्रेम करके ड्राइंग रूम में सजाया जाता था। अब तो बहुत सारे मामलों में कागज़ की डिग्री मिलती नहीं है, वो सीधा किसी वॉल्ट में चली जाती है, क्लाउड में चली जाती है। क्या वास्तव में डिग्री अब धुआं हो गई है, धुंध हो गई है, उड़ने वाली है बस? सर, मैं बिल्कुल इस बात पे अग्री करता हूँ कि सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है आज के ज़माने में। स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, और अब ये लर्निंग प्रोसेस ऐसी बन गई है कि सिर्फ डिग्री लेने से ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, हमें बार बार अपस्किलिंग करते रहना पड़ेगा। तो आज की डिग्रियां सिर्फ वो डिग्री नहीं है जो हम 10-20 साल पहले सुनते थे कि बीकॉम है, बीए है, बीएससी है। आज की डिग्रियां इंडस्ट्री ओरिएंटेड है सर। आज इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटीज के साथ में काम कर रही हैं, जैसे HCL है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कॉलेजेस के साथ लग गई हैं कि अब हमें, क्योंकि इन कंपनीज में ही तो बच्चा प्लेस होगा, और अभी तक जो इनको पढ़ाया जा रहा था डिग्रीज में, वो इन कंपनीज को मिलता नहीं था कि ये क्या पढ़ के आते हैं और हमें क्या जरूरत है, वो दोनों अलग अलग है। तो यही कंपनियां आज कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ में टाई अप करके इन्हें भी वो पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री को एक्चुअली जरूरत है। तो डिग्रीज अब सिर्फ डिग्रीज नहीं रही है, अब डिग्रीज इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिग्रीज बन गई है। लेकिन रोहित, मैं एक शिक्षक हूँ, हम लोग जब हंटर कमीशन के समय से विश्वविद्यालयों का विकास पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों की डिग्री का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं था कि वहाँ पढ़ाई होती थी, उसका महत्व इसलिए भी था, और पूरी दुनिया उस डिग्री का महत्व मानती थी। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर जाते थे तो आपको ये चिंता नहीं करनी थी कि आप देश के या दुनिया के किस इलाके में, जैसे आप वो कागज़ की डिग्री दिखाएंगे, लोगों को यकीन होता था कि इस डिग्री का महत्व है, क्योंकि ये डिग्री एक परीक्षा के बाद ली गई। आपने पढ़ा और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हुआ, और उस इवैल्यूएशन की सैंक्टिटी थी, उसकी एक पवित्रता थी कि हाँ, इस विश्वविद्यालय में परीक्षाएं गंभीरता से ली जाती हैं, उनके अंक दिए जाते हैं, इसी वजह से इस डिग्री का महत्व है। ये जो ऑनलाइन डिग्री होती है, ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम होते हैं, क्या इनमें भी मूल्यांकन के मानकों का, स्टैंडर्ड्स को उसी तरीके से फॉलो किया जाता है कि माना जा सके कि इस डिग्री को डिग्री माना जाएगा? ऐसा तो नहीं कि जिसने फीस दे दी अंततः उसे डिग्री तो मिल ही जाएगी? सर, जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो ये बड़ा सिस्टम बड़ा खराब था एक्चुअली। सारी यूनिवर्सिटियां कूद गई थी ऑनलाइन करने में। फिर सही समय यूजीसी, नैक और अलग अलग रेगुलराइज्ड बॉडी गवर्नमेंट की एंटर करी इस स्पेस को, और यहाँ गाइडलाइन सेटअप करी। आज हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज ऑनलाइन डिग्री नहीं ऑफर कर सकता। सिर्फ जो देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है वो ही ऑनलाइन दे पाएंगी। तो यानी कि जब ये देश की टॉप है, तो इन्हें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का ध्यान रखना है, इन्हें अपने ब्रांड का ध्यान रखना है, इनकी एक रेपुटेशन है सर जो इनका ध्यान रखना है। तो हर यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर सकती है। और जहां तक बात रही असेसमेंट की, ऑनलाइन के अंदर असेसमेंट मैं कहता हूँ ज्यादा मुश्किल है सर, क्योंकि उसको AI मॉनिटर करता है। कोई इस प्रक्रिया को थोड़ा सा गंभीरता से और विस्तार से बताइए हमारे ऑडियंस के लिए। ऑनलाइन के अंदर जो असेसमेंट है उसे AI मॉनिटर करता है सर। क्लास के अंदर एक टीचर आगे से पीछे जा रहे हैं, इन्विजिलेट कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर आपको एक रॉबोट इन्विजिलेट कर रहा है कि आप इधर से उधर भी देखोगे तो वो रिपोर्ट कर देगा, थोड़ा सा शोर आएगा तो वो रिपोर्ट कर देगा। तो अब ह्यूमंस को मॉनिटर करने के लिए भी AI आ गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन का असेसमेंट इनफैक्ट रेगुलर से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अरे वाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी दिन हमारे कॉलेजेस में भी हम लोगों को गर्मी में, मई जून में ये इन्विजिलेशन ना करना पड़े, एक रॉबोट ही रख दिया जाए, वही कर लेगा। चलिए ये बताइए कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें आपने कहा कि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को ये हक है देश में कि वे ऑनलाइन डिग्री ले सके, और आपने कहा कि इससे उनका ब्रांड इस्तेमाल होता है। मैं जब IITs की बात करता हूँ, IITs को अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करने में 75 साल लगे। उन्होंने 75 साल तक कड़ी मेहनत की, शानदार वैज्ञानिक और शिक्षक और विद्यार्थी और सरकारें, इन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को सेटल किया, और उसके बाद एक ब्रांड IIT बना। अब इस IIT में चूंकि एंट्री मुश्किल थी, इसमें परीक्षा पास करना मुश्किल था, इसलिए उस डिग्री का महत्व था।
अब मेरे पास इंस्टाग्राम में छोटे छोटे ऐड आते हैं, आईआईटी दिल्ली से आप डेटा साइंसेज में XYZ कर लीजिए, आईआईटी का ब्रांड इस्तेमाल हो रहा है, हो ऑनलाइन के ले रहा है, बिना जेई एडवांस दिए हो रहा है, बिना जेई दिए हो रहा है। आपको नहीं लगता कि एक समय के बाद हम उस चीज को खा रहे हैं जो हमने 75 साल इकट्ठा की थी? ब्रांड, एक हमने ब्रांड तैयार किया और अब डिग्रियों को हम लगभग बिना किसी कंट्रोल के बांट रहे हैं, उससे वो ब्रांड की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा तो नहीं? सर मुझे लगता है नॉलेज ट्रांसफर मास लेवल पे हो रहा है अब, और क्योंकि टेक्नोलॉजी इनेबल कर रही है। आज एक छोटे बच्चे को भी मोबाइल चलाना आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि अब ये मास लेवल पे पहुंच गया है। तो मैं जब आईआईटी के नॉलेज बैंक की बात करता हूं तो वो पहले रिस्ट्रिक्टेड था कुछ चुनिंदा बच्चों के पास में, कि वही वहां से नॉलेज ले सकते हैं और आगे नॉलेज ट्रांसफर हो सकती है। तो मुझे भी ये लगता है सर कि आज ये जो आईआईटीज और आईएम्स के पास में, एनआईटीज के पास में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पास में जो नॉलेज बैंक था, जो फैकल्टी मेंबर्स थे, वो पहले रिस्ट्रिक्टेड था कि वो सिर्फ कुछ चुनिंदा बच्चों के पास जाएगा, और आज मुझे लगता है कि वो मासेस के पास जाएगा। हाँ, उन्हें वो यूज कैसे करते हैं आगे, ये उन पे है। समझ में आता है बात। चलिए किसी विशेष डिग्री की बात करते हैं। हम लोग जब एकेडमिक वर्ल्ड में जाते हैं तो हम जिस सबसे ऊंची डिग्री की सामान्यतः बात करते हैं वो होता है पीएचडी। मुझे याद है कि जब मैं पीएचडी कर रहा था, मेरे साथ के साथी पीएचडी कर रहे थे, तो हम लोग मतलब सिर्फ पीएचडी खाते पीते थे। समझे, एक 5 साल 7 साल ऐसा समय था जिस समय में हम लोगों को अपने शोध के अलावा, रिसर्च के अलावा, रिसर्च सुपरवाइजर, फील्ड वर्क, इनके अलावा कुछ और नहीं सूझता था, और इस बात की गुंजाइश नहीं थी। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने करियर्स कॉम्प्रोमाइज किए, 2-2 साल की छुट्टियां ली, नौकरियां छोड़ी, तब हम लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। अभी ऑनलाइन ये डिग्रियां शुरू हुई हैं। आप बताते हैं कि ऑनलाइन में आप बीबीए कर सकते हैं या इस किस्म की दूसरे चीज़ें कर सकते हैं। आप इनको कंपेयर करके बताइए कि क्या वास्तव में इट इज़ वर्थ इट कि पीएचडी एक जो हाईएस्ट डिग्री थी और उसकी तुलना में ऑनलाइन किस्म की शोध की डिग्रियां, उनके विषय में बताइए, क्या कंपैरिजन है? सर मैं आपको एग्जांपल दूंगा बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीसीए से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से। ये 2 कोर्सेज इंडिया में स्टार्ट हुए करीबन 1980 में। आपको तो खैर बहुत अच्छे से पता होगा। इंडिया में क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा लेट आया, अब ये नया सब्जेक्ट था, नई स्पेशलाइजेशंस थी, क्योंकि बीटेक हमेशा हमने सुना था इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, सिविल में, इन सब में होता था। तो कंप्यूटर एक नया विषय आया, तो हमें एक नया कोर्स स्टार्ट करना पड़ा। आईआईटी कानपुर क्योंकि पहला कंप्यूटर इंडिया में लेके आया था, और 1980s में बीटेक कंप्यूटर साइंस शुरू हुई, लेट 1990s तक बीसीए भी स्टार्ट हुआ। तो ये कंप्यूटर आया तो ये नया कोर्स आया। तो मैं अब आपको डीबीए और पीएचडी के बारे में बताता हूँ। दोनों हालांकि टर्मिनल डिग्रीज हैं, दोनों लास्ट डिग्रीज हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की लास्ट डिग्रीज हैं। ये दोनों के गोल्स अलग अलग हैं सर। पीएचडी मैं समझता हूँ कि अकेडमिशियंस के लिए है, टीचर्स के लिए है, फैकल्टी मेंबर्स के लिए है। इसका गोल है कि टीचर्स आगे के रिसर्चर्स बना पाए, खोज कर पाए किसी टॉपिक में। तो अकेडमिया को ये लगा कि अब पीएचडी जो है, डॉक्टरेट प्रोग्राम जो है, वो सिर्फ एकेडमिक्स रिलेटेड रह गया। ये क्लासरूम के अंदर के लिए रह गया है, ये बाहर के लिए नहीं है। अब इंडस्ट्री से लोगों को लाना है, क्योंकि अब इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम चाहिए, क्योंकि पीएचडी सिर्फ क्लासरूम में हो रही थी, पर बोर्ड रूम में भी बहुत सारी इनोवेशन होती है, पैटर्न्स होते हैं बोर्ड रूम में भी। तो इसलिए डीबीए का इन्वेंशन की अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने, कि जिसे डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। यह डिग्री सर सिर्फ उनके लिए है जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीएक्सओ लेवल पे जाना चाहते हैं, अपने विषय में, अपनी इंडस्ट्री के अंदर कुछ इनोवेट कर रहे हैं, तो उसको जाके उस पर रिसर्च करें। तो ये फर्क आया कि डीबीए और पीएचडी में, जिनके गोल्स अलग अलग हैं, इनको अपनी इंडस्ट्री में इनोवेट करना है, डिस्टरप्ट करना है, तो बिजनेस लाइन के लिए डीबीए आया है। ये जो डिग्री है डीबीए की, जो रिसर्च डिग्री है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, इसके क्या एडवांटेजेस आप देखते हैं उन लोगों के लिए जो मान लीजिए पहले से बिजनेस वर्ल्ड में हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं या सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनके लिए क्या एडवांटेज है? मान लीजिए आपके सामने फिर से, जैसे वो जोमेटो वाला व्यक्ति आ गया था, आपके सामने मान लीजिए एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव आ जाए और आपसे कहे कि सर बताइए, मैं नौकरी छोड़कर जाना चाह रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, दूसरा ऑप्शन मुझे कहा गया है कि मैं ऑनलाइन डीबीए कर लूँ। आप उसे क्या सलाह देंगे और क्यों? सर पहले मैं उससे जानूंगा कि उसका गोल क्या है। अगर उसे एकेडमिक्स में जाना है
अब एकेडमिक्स में क्या जाएगा जो और पहले ट्रेडिशनल फैकल्टी बनना है, ट्रेडिशनल टीचर बनने जाना है, तो मैं उसे जरूर पीएचडी बोलूंगा कि वो पीएचडी करे, रिसर्च करे, 2 साल 3 साल में लगाए। और अगर उसे बिजनेस वर्ल्ड में रहना है, अगर उसे इंडस्ट्री के अंदर ही रहना है, लौट के वापस इंडस्ट्री में आना है और इंडस्ट्री को कुछ नया इनोवेट करके देना है। सर पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस में अब इन्वेंशंस हो रही हैं, इनोवेट हो रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सिस्टम, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये नए बिजनेसेस हैं सर। अब ये नए बिजनेसेस को क्लासरूम में वापस जाना है और पीएचडी पढ़ा रहा है सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में, और डीबीए इनसे इनका इंडस्ट्री की नॉलेज बैंक पे डिस्कशन कर रहा है कि अगर आपने जोमेटो बिल्ड किया, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, तो ये कैसे बिल्ड हुआ, क्या चैलेंजेस थे, वो सॉल्व कैसे हुए, इस पे रिसर्च की जाए, इसको पैटेंट किया जाए, क्योंकि आगे की जो मैन पावर, आगे की जो स्किल्ड मैन पावर, आगे के जो बच्चे हैं वो टेक रिलेटेड ही सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। तो ये टेक रिलेटेड सॉल्यूशन रिसर्च की जाए, इनका रिसर्च बैंक तैयार हो, इसलिए ये डीबी आया है। तो क्या ये डिग्रियां दिल्ली या भारत में जो उपलब्ध विश्वविद्यालय हैं उन्होंने देनी शुरू कर दी? इंडिया में आज भी पीएचडी अवार्ड की जाती है सर, और वेस्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वो डीबीए अवार्ड करती हैं। जहाँ तक बात रही रिकग्निशन की, तो इंडिया में रिकग्नाइज बॉडी यूजीसी है। अगर यूजीसी किसी कोर्स को, किसी डिग्री को रिकग्नाइज करती है, तो अगर वो यूजीसी से रिकग्नाइज्ड है तो अमेरिकन बॉडी भी उसको रिकग्नाइज करती है, क्योंकि यूजीसी रिकग्नाइज्ड है। वैसे ही इंडिया में अगर यूएएससी रिकग्नाइज्ड बॉडी है, यूएएससी अमेरिका की बॉडी है, अगर वो इनको रिकग्नाइज करती है तो इंडियन गवर्नमेंट भी एक रिकग्नाइज करती है। तो बात आता है कि डीबीए करने के बाद आउटकम क्या क्या होता है। सर मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों में एज अ कंसल्टेंट मैं लग सकता हूँ। आज सीनियर लेवल पे मैं एक एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मुझे प्रमोशन मिल सकता है, मैं सीएक्सओ लेवल पे जा सकता हूँ। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। और आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ऐसे टीचर्स चाहिए जो इंडस्ट्री से आते हैं। हमारे टीचर से ये नहीं चाहते कि वो हमें सिर्फ नॉलेज दें, हमें किताबी नॉलेज दें। आज हम टीचर से ये भी चाहते हैं कि मेरे यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या काम करूंगा, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में जाता हूँ तो मुझे क्या काम करना होगा। तो ये जो डीबीए सर्टिफाइड ट्रेनर्स आएंगे, ये इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनर्स आएंगे कॉलेजेस के अंदर, तो एक इनके पास में कॉलेज में फैकल्टी मेंबरशिप लेने की भी डोर्स ओपन होते हैं इनके पास में। आपने अभी बताया था कि 100 के करीब विश्वविद्यालय हैं भारत में जिन्हें ऑनलाइन डिग्री की अनुमति है। विदेश में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जॉन हॉपकिंस से लेकर हार्वर्ड तक, ये भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करते और भारतीयों को वो उपलब्ध हैं, वो चाहे तो। अगर आपके पास एक विद्यार्थी है, वो पूछे कि इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो मैं भारतीय विश्वविद्यालयों से पढ़ूँ या ये जो एकदम टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं इनसे पढ़ूँ? क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इनके? सर बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लर्नर्स आते हैं, आज भी बच्चे आते हैं जो चुनते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन करना। तो हमें हमारे डेटा से ही और इन बच्चों से ही पता लगा कि जब भारतीय यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है उसी प्रोग्राम के लिए, तो आप बाहर से क्यों करना चाहते हैं। जैसे अभी एक प्रोग्राम आया है ग्लोबल एमबीए, एक एमबीए तो इंडिया से कर सकते हैं हम, और एक ग्लोबल एमबीए कर सकते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की यूनिवर्सिटी से। इन बच्चों का एम्बिशन होता है कि इन्हें अब ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करना है। ये कहते हैं सर कि आज मेरा कंपटीशन इंडियन से नहीं है, मेरा कंपटीशन ग्लोबल लेवल से हो गया है, और इनकी एस्पिरेशन बाहर जाके काम करने की है। तो अगेन आज स्टडी अब्रॉड यानी कि बाहर जाके पढ़ने में जो खर्चा आता है, वो आज मैं यहीं रह के पढ़ सकता हूँ इन यूनिवर्सिटी से जो कि बाहर की अमेरिका की है, और पढ़ने के बाद में मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे उतने ही क्रेडिट मिलेगा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से जो मुझे वहाँ जाके बैठ के पढ़ के मिलेगा। तो ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आज बहुत चल रही हैं और बच्चों के एस्पिरेशन अलग अलग है। अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये घोषणा की कि हार्वर्ड को अब अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी लेने की परमिशन नहीं होगी। वहाँ की पॉलिटिक्स उनकी अपनी तरह की पॉलिटिक्स है, लेकिन क्या इसका प्रभाव आप देखते हैं भारत में शिक्षा को लेकर? क्या विद्यार्थियों को अब थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि बाहर जाने पर अचानक ऐसे फैसले भी हो सकते हैं? सर ये मुझे लगता है ये पॉलिटिकली ड्रिवन फैसले थे, और हार्वर्ड क्योंकि बहुत क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, कैसे भी करके मुझे लगता है कि उन्हें ओपन ही करना पड़ेगा। दुनिया का बेस्ट ऑफ द पूल क्वालिटी जो है हार्वर्ड इंडियंस प्रोड्यूस करता था, तो मुझे लगता है कि इनको लड़के वापस लाना ही पड़ेगा।
और क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है अमेरिका के साथ, ये पहले कनाडा के साथ भी हो चुका है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो चुका है, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हो चुका है, पर इंडियन प्रोडक्ट, चाहे वो इंडियंस ह्यूमंस हो या इंडियन प्रोडक्ट्स हो, इंपोर्ट करने से आप नहीं रोक पाओगे इंडियंस को। चलिए, तो रोहित जी, इस सारी समस्याओं को हम निकटता से देख रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या रोल है ऐसे प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि आपका अपना प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, विद्यार्थियों की इन शंकाओं का समाधान करने के लिए, और आप क्या मेथड अपनाते हैं ऐसा करने के लिए? सर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर रहना चाहते थे। हमारा जो एम था वो ये था कि एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन लेके आए, कि सबको, सारी यूनिवर्सिटीज को, सारे कॉलेजेस को एक जगह लेके आए, विद्यार्थी आए, अपनी रिसर्च करें, अपने खुद फैसला लें। फिर विद्यार्थियों ने ही, लर्नर्स ने ही हमें बोला कि आप हमें एक्सपर्ट से भी मिलवाइए, हमें एक्सपर्ट से भी बात करवाइए, हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी है, हमारे पास ऑप्शन सारे हैं, पर अब हमें कोई बताए कि हमें करना क्या है। तो हमें लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है इंफॉर्मेशन देने से। आज गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हमने भी लगा कि हमने भी इंफॉर्मेशन तो दे दी है, पर अब इनको डायरेक्शन ज़रूरी है। तो ये डायरेक्शन के लिए हमने इसको क्यूरेट किया कि अब बच्चा कहाँ से आता है, उससे बहुत सारे सवाल पूछे हमने कि कहाँ से आता है, क्या किया, आगे क्या करना चाहता है, गोल्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है। उस बेसिस पे हमने इसको AI एल्गोरिथम यूज करके, क्योंकि हर बच्चे का एक सही नहीं है सर। कुछ कोई आपके लिए सही है तो हो सकता है मेरे लिए सही ना हो, ठीक बात। तो हर किसी को उसके बेसिस पे कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स आए कि बेहतर, उसके लिए बेहतर क्या है, और ये हमें उसी इंफॉर्मेशन से मिली जो हमने स्टार्टिंग से बच्चों को दी थी। तो ये जो आपके पास विभिन्न तरीके के, दिल्ली, भारत के अलग अलग तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं, और मैंने जो पिछले कुछ सालों में देखा है वो ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन दीज यूनिवर्सिटीज़। ये विश्वविद्यालय जो हैं वो विद्यार्थियों को ऑनबोर्ड करने के लिए, उनको एडमिशन देने के लिए बहुत फियर्स कंपटीशन में है। मैं तो चूँकि इन विश्वविद्यालयों में लगातार जाता हूँ और इनकी मैनेजमेंट से भी बातचीत होती है। अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा वे अब विज्ञापनों के लिए रखते हैं, इन कॉम्पिटिशन्स के लिए रखते हैं, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए रखते हैं, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो एडमिशन दे सकें। इससे पहले किसी सरकारी विश्वविद्यालय को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसी कोई नौबत नहीं आती थी। वो एक छोटा सा विज्ञापन देते थे, लोग इंतजार करते थे कि विज्ञापन निकलेगा, वो अप्लाई कर देंगे, वो भी छोटा सा विज्ञापन होता था। इसके क्या मायने हैं? क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास विद्यार्थियों के भरोसे को लेकर अभी वो बात नहीं आ पाई है जो होनी चाहिए थी, और ऐसे में आप विद्यार्थी ठग न लिया जाए? होगा ना कि मान लीजिए विद्यार्थी ने बड़ी उम्मीद से एक बड़ी वेबसाइट देखकर और सर्च करके एक जगह एडमिशन लिया, और वहाँ जाके पता लगा कि ये तो 4 कमरों में चल रहा नामालूम किस्म का विश्वविद्यालय है। कैसे आप इसे रिजॉल्व करते हैं कि विद्यार्थियों का भरोसा, अगर वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं, बना रहे? सर, पहले तो हमारी सरकार ने ही इसे सॉल्व किया कि ऑनलाइन में सबको अप्रूव नहीं करके, कि सिर्फ देश के जो टॉप बेस्ट 100 हैं उन्हें ही अप्रूवल मिले इसका। दूसरा, हमारे जो विद्यार्थी आते हैं सर, हम इनकी बात करवाते हैं जो विद्यार्थी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ से, क्योंकि देखिए ये एडवर्टीजमेंट बहुत बड़े किए जा सकते हैं, बड़े आपने खुद भी महसूस किया होगा कि बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है आजकल। एक, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि वी आर स्पेंडिंग एज मच एज 30% ऑफ आवर रेवेन्यू ऑन एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। 30%, यानी कि अगर विश्वविद्यालय का बजट 100 करोड़ का है तो उसमें से 30 करोड़ वो बिल्डिंग पे, रिसर्च पर, इन पर खर्च नहीं कर रहे हैं। 30 करोड़ वो खर्च कर रहे हैं कि और विद्यार्थियों को कैसे लाया जाए। तो हमने सर इसको इसी तरह सॉल्व किया कि जो लर्नर आ रहा है उसको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करवाई जाए, वही जो कस्टमर रिव्यू। और अगर आप आज बात करना चाहते हैं कि मैं पहले इस विश्वविद्यालय में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, कोई भी विश्वविद्यालय अपने ब्रांड एम्बेसडर को या अपने जो उनके ऐड में उनके जो पढ़ रहे बच्चे उनको क्यों नहीं यूज करता है? मैं ये कहता हूं कि जो पढ़ रहे हैं आज की डेट में वो सबसे अच्छे लॉयल स्टूडेंट्स हैं जो बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं है। तो हम इन बच्चों को एग्जिस्टिंग पढ़ने वाले बच्चों से मिलवाते हैं, बात करवाते हैं, क्योंकि ये सही फीडबैक दे पाएंगे सर।
क्योंकि इनका इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है। ये जो कंसल्टिंग का स्पेस है, इफेक्टिवली आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन किस्म की कंसल्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी एजुकेशनल कंसल्टेंट हुआ करते थे, जब ऑफलाइन हुआ करते थे वो भीखाजी कामा प्लेस में, राजेंद्र नगर में छोटे छोटे ऑफिस खोल के बैठते थे और उम्मीद करते थे कि विद्यार्थी उन तक आएंगे और वो उनको जो उनके पास जानकारी है और जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको जानकारी देते थे। इसका ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है कि हर किसी को अब उपलब्ध है ये कंसल्टिंग, इसके क्या फ़ायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुए हैं? क्योंकि अब कोई भी अपना लैपटॉप का फ़ोन उठाएगा और वो जान सकता है कि कहाँ कहाँ कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं। ये जो इंफॉर्मेशन का विस्फोट है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है? कंफ्यूजन बढ़ा दी है सर इसने। इंफॉर्मेशन ने कंफ्यूजन बढ़ा दी है। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, हमें अपने फाइनेंशियल्स के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत होती है हमेशा, कि हम बैंक जाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, मेरे गोल्स हैं आगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की शादी है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है। हम लोग कभी करियर प्लानर के पास नहीं जाते हैं। करियर प्लानर भी मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक फाइनेंशियल प्लानर है। तो जब मैं इन करियर काउंसलर्स की बात करता हूँ, करियर एडवाइजर्स की बात करता हूँ, कंसल्टेंट्स की बात करता हूँ, पहले इनका रोल अच्छा खराब मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि अगेन कई सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो इनको अच्छे से अच्छा बुरा कमीशन देती थी, पर आज ये बड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। एक अच्छे कंसल्टेंट को भी ढूंढना आसान हो गया है, एक बेस्ड ऑन द रिव्यूज़, क्योंकि आज बड़ा ट्रांसपेरेंट ज़माना है, गूगल पे आपको सारे सबके रिव्यूज़ मिलते हैं। तो ये करियर प्लानिंग और करियर कंसल्टेंट्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। उन बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से एक जगह जाने के लिए, एक डायरेक्शन लेने के लिए इनका रहना बहुत जरूरी हो गया है। रोहित, अभी तक आपकी जो समझ है, मैं जो मेरे ऑडियंस है वो अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जो अलग अलग सामाजिक श्रेणियां हैं, सोशल कैटेगरीज हैं, उन्हें लेकर संवेदनशीलता से बात करते हैं। पहले शिक्षा सबको नहीं उपलब्ध थी आसानी से, दलितों को शिक्षा नहीं लेने दी जाती थी। एक समय था जब महिलाओं के लिए शिक्षा बहुत मुश्किल थी, बहुत संघर्ष के बाद ये शिक्षा मिली। गरीबों के लिए शिक्षा हमेशा से अनअफोर्डेबल रही है, यानी कि जो वंचित वर्ग रहे हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन अब एक ऐसा रास्ता बन के आया है कि अब मजबूरी में सबको शिक्षा देने की जिम्मेदारी आ गई है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, उच्च वर्ग के हैं, उच्च श्रेणी के हैं, उनको तो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में शिक्षा मिले, और जिनको शिक्षा देना मजबूरी हो गई है, लड़कियों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और दूसरे वंचित लोगों के लिए, उन्हें ऑनलाइन में पटक दिया जाए। ये डिफरेंस तो नहीं है सर। मेरी एडवाइस रहती है, और कोई कभी मुझसे कई लोग पूछते भी हैं कि क्या आप ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को एडवाइस कर पाओगे कभी, तो मैं इसको इसी एग्जाम्पल से बोलता हूँ सर, पहली मेरी चॉइस, पहली मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रहेगी कि वो एग्जाम दे के बेहतर सब अच्छे कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाए। अगर ना मिले सर, अगर एग्जाम ना पास कर पाए, तो मैं चाहूंगा कि वो साइड में काम करें और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन पढ़े। गुड, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये बताइए कि क्या आपका अपना डाटा क्या कहता है? आपके पास जो विद्यार्थी आते हैं ऑनलाइन, उनमें कितनी लड़कियां होती हैं, वंचित वर्ग के लोग भी होते हैं, या केवल अंग्रेजी बोल सकने वाले पढ़े लिखे ही लोग होते हैं? सर अब फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं कि नहीं? स्टार्टिंग में जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो कुछ लर्नर्स डिस्टेंस के मूव हुए सबसे पहले, जो डिस्टेंस एजुकेशन, हाँ, जो कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ते थे, वो मूव हुए। तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये ऑनलाइन का जो थलचट है, बची हुई चीज है, जो है, ये डिस्टेंस के लिए आएगा जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि डिस्टेंस में कभी पढ़ाई नहीं होती थी, बुक्स मिल जाती थी, अपने आप पढ़ना है, अपने आप एग्जाम देके आने। पर अब मैं देख रहा हूँ कि टियर 1 के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, डुअल डिग्री यूजीसी ने ऑन कर दी है, तो बच्चे जो टियर 2 में, जिनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, वो भी ऑनलाइन के अंदर आते हैं। बहुत सारे फीमेल्स हैं जो घर से जो नहीं निकल सकती हैं, उन्हें भी आज चांस मिल रहा है ऑनलाइन का। तो मुझे लगता है अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि ये जो नॉलेज अच्छे इंस्टीट्यूशंस के पास थी, ये कोने कोने तक पहुंच पाएगी। ये तो अब तक की बात हुई कि इस समय क्या चल रहा है। आप तो एजुकेशन को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। अब हम सेक्शन में चलते हैं जिसमें कि हम भविष्य के बारे में बात करें। आपके हिसाब से कॉलेज विद्या, क्या भविष्य है आपके प्रोडक्ट का? इंडियन यूनिवर्सिटीज को काफी लर्नर मिडिल ईस्ट से मिल रहा है,
साउथ अफ्रीकन बच्चे हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज का नॉलेज बैंक है ये पूरी दुनिया को मिल पाए। पहले हम बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स, आज बाहर से लोग आ रहे हैं जो इंडिया में पढ़े। तो हम लोग इंडियन यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल दिखाना चाहते हैं कि बाहर की हर कंट्री में अवेलेबिलिटी हो कि वो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ सकें, तो इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल ले जा सकें सर। और वैसे शिक्षा में आप क्या बदलाव देखते हैं और क्या बदलाव चाहते हैं? सर मैं एआई को मैं बड़ा बिलीव रखता हूँ कि आगे आने वाले इंस्ट्रक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स जो एआई सपोर्ट लेके पढ़ाएंगे हमें, रिप्लेस तो कभी नहीं कर पाएंगे हम लोग अकेडमिशियंस को, टीचर्स को एआई से, पर एआई सपोर्टिव लर्निंग आउटकम्स ये बहुत बेहतरीन होने वाले हैं सर। गुड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या एडवाइस है आपके पास इन जनरल उन विद्यार्थियों के लिए जो बेहद कंफ्यूज हैं? हम लोग बात कर रहे हैं मई के एकदम अंतिम दिन लगभग, तो ये वो समय है जिस समय तमाम कंफ्यूज लोग आपको कैंपसेस में और घरों में दिखाई देते हैं। क्या एडवाइस देंगे? सर मेरी एक ही एडवाइस है, ट्रेंड्स को चेज मत करो, ट्रेंड्स को बिल्कुल चेज मत करो, सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दो, रास्ता मिल जाएगा। और पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि गाइड करो। हो सकता है आपके बच्चे का पाथ जो है वो डिफरेंट हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक अलग पाथ होगा। आखिरी सवाल, आप उस इंडस्ट्री को भी बहुत गहराई से देख रहे हैं जिस इंडस्ट्री का खुद हिस्सा है, ये एडटेक की इंडस्ट्री है, एजुकेशनल कंसल्टिंग की इंडस्ट्री है। काफ़ी उठापटक हमने पिछले साल डेढ़ साल में इस इंडस्ट्री में देखी है। बहुत मर्जर्स हुए हैं, कंसोलिडेशंस हुए हैं, बंद हुई हैं। पोस्ट कोविड जो एक तरह का उभार दिखाई दिया था वो अचानक सप्रेस सा दिखाई देता है। डू यू बिलीव कि ये जो एडटेक इंडस्ट्री है और जो एजुकेशनल कंसल्टिंग इंडस्ट्री है, इसमें भी कुछ बहुत तेज बदलाव अगले साल 2 साल में होने वाले हैं? सर क्वालिटी ड्रिवन आउटकम अगर आप नहीं दोगे तो आज आप पेरिश हो जाओगे। आज आप एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे आप छुपा नहीं पाओगे अपनी क्वालिटी को। आज का जो स्टूडेंट है वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, और वो मासेस में अगर आप कुछ भी लेके जाओगे और वो क्वालिटी आउटकम ड्रिवन नहीं होगा तो आप खत्म हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कभी। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमने पीछे देखे हैं। With these words, this was Rohit Gupta. You were having this from the horse's mouth. Thank you, Rohit, for talking to us. Thank you from Casual Talk. Thank you from PST. Thank you, Vijender sir. Thank you.